वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पोलराइजेशन को कवर किया था और उसके बाद हम लोगों ने क्लेजियस-मोजोटी इक्वेशन देखी थी जो कि रिलेशनशिप बताती थी कि डिस्टोर्शनल पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम और सॉल्वेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और कंपाउंड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये क्या बताती हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। बच्चे हम क्या बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है इट शोज द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस when they are placed in external magnetic field। कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हमने क्या था, कोई नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल था बच्चे, जब उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो आपने क्या बोला था, वो उसमें डाइपोल इंड्यूस हो गए तो उसमें पोलराइजेशन क्या हो गई थी, इंड्यूस हो गई थी हमारे पास। अब क्या होगा, क्या भी ये बता रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रख दे तो क्या होगा, वो बताता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसको समझने से पहले आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारे पास कोई भी अगर मैग्नेट होती है तो हमारे पास एक नॉर्थ पोल होगा, उसका एक क्या होता है, साउथ पोल। तो अब हम क्या बोलते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की हमारे पास लाइंस होती हैं, ऐसी क्या होती हैं। तो यहां पर ऐसा ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि नॉर्थ पोल से कहां से जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ। दिस लाइन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। किसी भी मैग्नेट के अंदर अगर इसकी जितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, हम बोलेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गई वहां पे, क्योंकि जो भी मैग्नेट होगी इसका नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, तो उसके अंदर जितनी ज्यादा क्लोजली पैक होंगी, जितनी ज्यादा होंगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उतनी ज्यादा क्या बोलेंगे हम, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो नॉर्मली ये वैक्यूम के अंदर हम देखते हैं किसी भी मैग्नेट के लिए कितनी है। अब हुआ क्या कि अगर हमारे पास ये सेम नॉर्थ पोल था और ये कैसा था, साउथ पोल। अब हम क्या बोलते हैं कि जो ये अगर एक सब्सटेंस हमने यहां पे रख दिया, जो सब्सटेंस है डायामैग्नेटिक एक्चुअली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, कह रहे कि जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये इसके अंदर से पास होना प्रेफर नहीं करती। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे कंपाउंड के अंदर से या सब्सटेंस के अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट प्रिफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस, थ्रू दिस कंपाउंड और सब्सटेंस। तो कह रहे कि पास फेवर नहीं करना पड़ेगी, देयरफॉर इसलिए क्या करती हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं मैग्नेटिक लाइन इसके पास आना फेवर नहीं करेगी, इसमें से पास होना फेवर नहीं करेगी। तो ये क्या हो गया कि ये इस तरीके से इसके साइड में से जाना फेवर करेगी बच्चे। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या बोल सकते हैं, तो जो मैग्नेटिक इस टाइप के कंपाउंड क्या करते हैं, रिपेल होते हैं किससे, ये मैग्नेटिक फील्ड से। सो सच कंपाउंड्स रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो ये कंपाउंड क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्योंकि इनका हम यूज करने वाले इन पॉइंट्स का, तो आपको अभी समझो कि एक्चुअली नॉर्मल वैक्यूम में क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी हमारे पास, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहां पर अगर हम कोई सब्सटेंस रखा जिससे ये लाइन उसमें से पास होना प्रेफर नहीं करती, उसको रिपेल करती है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अब क्या किया, अगर एक ऐसा और कंपाउंड हमने कोई दूसरे टाइप का कंपाउंड रख दिया, लेकिन इस टाइप के कंपाउंड्स में क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये प्रेफर करती है पास होना। तो ये अगर हमने कंपाउंड रखा तो ये यहां से तो ऐसे गया,
जो ये ऊपर वाली थी ये यहां से ऐसे इसके पास से, फिर एक और, तो यहां पर क्या हो गया, ये इसके अंदर से पास होना क्या करती है, प्रेफर, यानी कि ये अट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन फोर्स को। तो इस टाइप के कंपाउंड जिसके अंदर से ये लाइन प्रेफर करती है पास होना, इनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और बच्चे जनरली हमने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे यहां पर। तो हम यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा था, क्या कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू दीज सब्सटेंस। तो यहां से अब हम बाद में कंपेयर करेंगे, जितने भी हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे मैग्नेटिक कंपाउंड, इन कंपाउंड्स की, वाइदर डायमैग्नेटिक है कोई कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब हम 2-3 टर्म करेंगे, लाइक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं। तो ये 3 चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहां पर ज्यादा लाइन पास होंगी, डायमैग्नेटिक में रिपेल होगा, और यहां पर कोई नॉर्मल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो बच्चे क्या बताता है, इट इंडिकेट द कैपेसिटी टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी मैग्नेटाइज होने की, वो उसकी कितनी कैपेसिटी है मैग्नेटाइज होने की, उसकी है को 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, कितनी कैपेसिटी तक वो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। अगर वो मैग्नेटाइज्ड हो गया तो खुद एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, हम बोलते हैं लाइक आयरन, कोबाल्ट, वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, खुद मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट। तो ये क्या करे कि वो खुद मैग्नेटाइज्ड हो जाए, तो कितनी कैपेसिटी अगर उसकी होती है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल होता है ये जाई, दिस इज इक्वल्स टू कापा, इसको के बोल देते हैं, अपॉन डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिवाइडेड बाय, अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी को हम बात कर दे तो हमारे पास उसकी आ जाएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहां पे ये आता है कि वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये फॉर्मूला था। अब इसको हम आगे करते हैं, देखो ये समझ में आता है। अगर हमने बोला कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास H आ जाए, कि जो हमने मैग्नेट रखी थी, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने यहां पे लगाया, दिस इज नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल, जो यहां पर इनकी इंटेंसिटी है मेरे पास, जो इनकी फील्ड स्ट्रेंथ है वो यहां पर कितनी थी, H। अब क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है, जब अब हमने इसके अंदर से जब ये सब्सटेंस रख दिया था, तो क्या तो इसके अंदर जो अब इनकी फ्लक्स डेंसिटी का मतलब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, क्या तो इसके अंदर वो इंक्रीज हो सकती है या उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है। देखो यहां पे बोला कि भाई हमने बोल दिया कि इतने एरिया के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 थी, लेकिन जब हमने सब्सटेंस रखा तो 6 से वो यहां पे 10 भी हो सकती है, 12 भी, क्योंकि साइड वाली भी अट्रैक्ट होकर आ जाएगी, या वो 10 से केवल 1 हो गई या 0 हो सकती है, तो डिक्रीज हो सकता है। जब इस कंपाउंड को हमने रख दिया, तो जब कंपाउंड रख देते तो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। ये हो गया कि कितनी उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो वहां पे डेंसिटी है सब्सटेंस को, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। या हम बोल सकते हैं इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या होगा, इट इज द स्ट्रेंथ, इट इज द strength of, it is the strength of magnetic field, it is the strength of magnetic field which pass through the substance, which pass through the substance or specimen, कि हमारे सब्सटेंस के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी यहां पे, अगर कम होगी तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जिसको हमने बोल दिया बी। तो देखो B इज इक्वल्स टू H/4πI। क्या बोल दिया कि जो मैग्नेटिक जो यहां पे इंडक्शन हुआ, जो स्ट्रेंथ होगी इसकी, नॉर्मली बोल दिया इसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ कितनी बोली हम लोगों ने, 6 बोली थी। तो कह रहे 6 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये स्ट्रेंथ बोला कितनी स्ट्रेंथ है, तो कह रखिए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओरिजिनल प्लस 4πI। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो बच्चे अब ऐसा लग रहा है कि इसमें तो H में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये तो B की वैल्यू ज्यादा रहेगी, लेकिन जो ये I है, ये दिस इज I इज पॉजिटिव फॉर
paramagnetic substance. This is positive for paramagnetic and it has negative value for, it is negative for diamagnetic. तो क्या हो जाएगा, देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसमें H में से माइनस होगा, तो ओवरऑल जो B आएगी, जो स्ट्रेंथ आएगी वो कैसी आ जाएगी, H से कम आ जाएगी. वही हमने सबसे पहले देखा था. अगर पैरामैग्नेटिक होता तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो ऐड हो जाएगी. तो हमने देखा था कि पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है, ज्यादा. तो इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम बोले तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट. जो इंटेंसिटी ऑफ ये I है, व्हाट इज I, इट इज एक्चुअली magnetic moment. This is magnetic moment per unit volume. This is magnetic moment कि उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास है. या इट रिप्रेजेंट, इट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच it is magnetized. कि किस एक्सटेंट तक उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं. देखो, इट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच इट इज मैग्नेटाइज्ड. कितने एक्सटेंट तक उसको मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं. तो ये बोलता है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन टू विच इट इज मैग्नेटाइज. कितने एक्शन तक वो हुआ है, कर नहीं सकते, कितने एक्शन तक वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है, वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है. भाई हमने बोला था कि उसकी कैपेसिटी थी, देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, उसकी कैपेसिटी 90% तक हो सकता था. वो टोटल उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. वो एक स्टूडेंट है, वो 90 मार्क्स से ज्यादा ले ही नहीं सकता कितनी भी कोशिश करे. तो अब उस कितने लिए, उसने 70 लिए, 30 लिए. तो ये बता रहा है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, यानी कि वो किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ. इट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच इट इज मैग्नेटाइज. ये आ गया. या इसको हमने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट कम है, तो इसका मतलब वो कम हुआ है. मैग्नेटाइज ज्यादा हो गया तो ज्यादा. क्योंकि ऐसे हमने जब हमने पोलराइज किया था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो हमने देखा था उसका डाइपोल मोमेंट कितना था. डाइपोल मोमेंट कम आएगा तो इसका मतलब वो कम क्या हुआ है, कम पोलराइज हुआ है. अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा पोलराइज हो गया. तो यहां पर अब हम इसको H से डिवाइड कर दे तो B/H इक्वल्स टू 1 + 4 pi I/H. तो यहां पर B/H आ जाता है. इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. इसको हम अलग से देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या ये कैसे डिपेंड करता है फैक्टर, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है या डायमैग्नेटिक में क्या. तो ये I/H को हम बोलते हैं कापा. कापा का मतलब क्या हो गया, यही वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPTIBI स्टेबिलिटी, या स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. कि वॉल्यूम मैग्नेटिक यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी वो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. या क्या करता है, इट मेजर द एक्सटेंट टू विच ए स्पेसिमेन tends to magnetized. कि वो कितना हो सकता है मैग्नेटाइज्ड. तो ये अलग अलग नहीं है. देखो ये भी बोल रहा है उसकी कैपेसिटी टू टेक अप, कितना हो सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है. तो ये भी तो उसकी कैपेसिटी कितना हो सकता है. अगर वो यूनिट वॉल्यूम के अंदर बात करते हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितना हो सकता है, तो उसको बोल देंगे हम वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अगर हम टोटल की बात करें तो हम उसको टोटल की बात हम करते तो हम क्या बोल देते हैं, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो यहां पर आ गया वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आ गया स्पेसिफिक, इसी का नाम हमने बोला. और ये क्या मेजर करता है, मेजर द एक्सटेंट टू विच स्पेसिमेन टेंड्स टू बी मैग्नेटाइज्ड. तो चाहिए हमारे पास होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. आएगा तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, आप ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद बोलोगे फील्ड स्ट्रेंथ H होती है. तो यहां पर ये कापा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको E. अब एक और टर्म हमारे पास आ जाती है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो ये क्या होती है भी देख लेते हैं. मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
या इसी को हम एक और डेफिनेशन से हम या इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे कि इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये अलग नहीं लिखा, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी यही लिखा, ये किसके इक्वल था, आई अपॉन एच। एच क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल लिख दिए तो टोटल से डिवाइड कर दिया। आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ, तो ये क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई अगर एक यूनिट हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जितना वो मैग्नेटाइज, उसकी क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है कि वो कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम एक यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ये इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी उसी को हम बोलेंगे ये वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कप, क्योंकि किसके इक्वल, आई अपॉन एच। और आई तो हमें पता था कि कितना वो एक्सटेंड तक हो सकता है, तो ये डेफिनेशन इसकी दूसरी है कि ये लिखो या ये लिखो, दोनों की दोनों क्या है, सेम। तो बताता है कि एक यूनिट वॉल्यूम किस एक्सटेंड तक हो सकता है, या कितना मैग्नेटाइज्ड, कितना उसकी जो इंटेंसिटी कितना मैग्नेटाइज होगा, या कितना मैग्नेटाइज होगा जब हम एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। इसके बाद ये आता है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बच्चे इसका जो सिंबल है हमारे पास ये ऐसा आता है, इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के नीचे एम लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एम। एम इज द मोलर मास, दिस इज द मोलर मास। और हमने देखा था एक्स किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल्स टू कापा अपॉन डेंसिटी इनटू एम। और यहां से हमने कापा भी देखा, कापा क्या होता है, आई अपॉन एच, दिस इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच इंटू रो इंटू एम। तो ये क्या हो गया, एक्स एम, मोलर ससेप्टिबिलिटी। अगर ससेप्टिबिलिटी को हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये किसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द intensity of magnetization induced per mole of the material by the external magnetic field, by the external magnetic field। देखो इसने कुछ नहीं लिखा, इसने वही चीज बोली है, कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, यही वही तो चीज है, कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, यही तो चीज हमने लिखा था, ये कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगा पर मोल ऑफ द मटेरियल, कि एक मोल में कितना होगा। पहले वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया था एक यूनिट वॉल्यूम में, अब एक मोल में कितना मैग्नेटाइजेशन उसकी इंटेंसिटी होगी बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो जितना वो एक पर मोल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम देखते हैं बच्चे इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि इसको मेजर इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं कंपाउंड का, उसको निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम गोए मेथड से निकालते हैं। तो देखते हैं गोए मेथड क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बच्चे हम जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसको गोए मेथड से करते हैं, GOUYS, गोएज मेथड से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, कि ये और ये बताता था किस कैपेसिटी तक वो क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, उसी को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते थे। देखो गोए मेथड बहुत इजी मेथड है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसको 5-6 पॉइंट्स के अंदर इसको लिख लेंगे कैसे लिखना हम लोगों ने। जनरली ये क्या है, एक बैलेंस होता है इस तरीके का हमारे पास, देखो ये हमने बैलेंस लगाया, एक तरफ हमारे पास एक पेन होता है जिसके अंदर हम क्या रख देते हैं, वेट रखते हैं, यहां पर वेट। ये एक क्या है हमारे पास, माइक्रो बैलेंस है, दिस इज माइक्रो बैलेंस।
जैसा कि हम बैलेंस, जैसे हम तराजू देखते हैं हमारे पास वेट मेजर करने के लिए, तो एक तरफ हम क्या रखते हैं, वेट, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हमारी सैंपल ट्यूब होती है। दिस इज सैंपल ट्यूब। ऐसा थोड़ा लॉन्ग दिखाते हैं इसको यहां पर, ऐसा, ये हमारे पास हो गई उसकी सैंपल ट्यूब। इस सैंपल ट्यूब के यहां पे हमारे पास नॉर्थ पोल और यहां पर हम क्या लगाते हैं, साउथ पोल, कि हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑन करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे और ऑफ करने के बाद इसको हम अप्लाई करना बंद कर देंगे। तो ये नॉर्मल एक बैलेंस है हमारे पास, जिसको हम गोएज बैलेंस बोलते हैं। तो क्या हुआ, अब हमें पता है कि अगर हमारा यहां पे एक सैंपल लिया हम लोगों ने 1 ग्राम या कोई भी अमाउंट ऑफ सैंपल हमने ली, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, वेट। तो ये नॉर्मल कंडीशंस होती है, नॉर्मल। इन नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, यहां पे जो सैंपल का वेट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल्स टू वेट। जो वेट हम रखते हैं, सैंपल वेट इक्वल्स टू वेट, हमें बैलेंस करने के लिए नॉर्मल एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर ऐसा करते हैं। और जो सैंपल ट्यूब है ये होती है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका केवल इसी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। यहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अपीयर नहीं, इसको वेट को कोई नजर नहीं आई। अब होगा क्या, जब हम स्विच ऑन करते हैं, हमने कोई सैंपल रखा, उसको देखने के लिए वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो क्या किया, जैसे हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, अभी यहां पे क्या थी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड थी यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पहले होती है स्विच ऑफ। हम यहां पे क्या कर देते हैं, स्विच ऑफ करके दोनों तरफ वेट रख के इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब जैसे हम उसको स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन, तो अब हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल ये नॉर्थ पोल था और ये कैसा, साउथ पोल, अगर हमारा सब्सटेंस यहां पर पैरामैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर हमने बैलेंस, ये वेट इससे थोड़ा सा ऊपर दिखाया, यहां पर हमने दिखा दिया कि ये वेट हमारा बैलेंस है, सैंपल ट्यूब है यहां पर। तो अगर ये पैरामैग्नेटिक हुआ तो ये जैसे ही स्विच ऑन होगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो ये यहां पर जो हमने बैलेंस बनाया था, ये क्या हो जाएगा, इसका ये नीचे की तरफ वेट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से क्या होती है, अट्रैक्ट होता है। तो ये ऐसा हो गया, तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा ये बैलेंस था, जो हमने बनाया था, चाहिए एक टाइप से। तो अब हमारा क्या हो गया, तो अब हमें इसको दोबारा से बैलेंस करने के लिए, अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये अट्रैक्टेड हो गया, अट्रैक्टेड हो जाएगा किससे, बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब हमें वापस से बैलेंस करने के लिए यहां पर वेट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू पुट वेट टू अगेन बैलेंस इट। तो अब हम जितना वेट ऐड करेंगे, तो जो वेट ऐड होगा, अगर ये 1 ग्राम था तो इस 1 ग्राम में कितना जो मैं मास चेंज या ऐड यहां पर वेट ऐड करूंगा, तो वो क्या बताएगा, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के इक्वल होगा। जो जितना मास मैं यहां पर ऐड करूंगा, क्योंकि ये तो उतना ही, यहां पर भी 1 ही ग्राम था, लेकिन अब इसका ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं रहा, तो ये ज्यादा वेट हो गया, तो ज्यादा वेट हो गया उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्शन। तो हमें यहां पे वेट पुट करना पड़ेगा, और जितना वेट हम ऐड करेंगे उस डेल्टा एम को हम मेजर कर सकते हैं, और वो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही थर्ड केस क्या हो गया, अगर हमारे पास ये हमने नॉर्थ पोल था, ये कैसा था, साउथ पोल, अगर हमने हमारा स्विच ऑन किया और हमारा सब्सटेंस यहां पर क्या था, डायामैग्नेटिक, तो ये क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होने से, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होने से यहां पर क्या हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएगी। रिपल्सन होने से क्या होगा, चाहिए हमारा वेट ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा, और जो हमारा ये बैलेंस था वो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारा वेट नीचे आ जाएंगे हमारे बैलेंस के अंदर से, ये इस तरीके से जो हमने बनाया था ये, अब हमारा वेट ऊपर हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से बैलेंस करने के लिए यहां से वेट को रिमूव करना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव वेट टू अगेन बैलेंस इट।
तो अब क्या हुआ, क्योंकि यहां पर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती हैं, रिपेल होते हैं, रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होना फेवर नहीं करती, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो रिपेल होगा तो अब इसका वेट हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अब ये जो डेल्टा मास हम जो यहां से हमने रिमूव किया है उसको हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो उससे हमें इसका क्या पता चलता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का। तो ये था मेथड, सिंपल से एक काउंटर बैलेंस, एक गोए बैलेंस होगा, and we take a sample in the sample tube and we put weight on the other side and we balance it when the magnetic field is switch off. In second conditions, now when we switch on the magnetic field, external magnetic field, now if the substance is paramagnetic then it is attracted toward the external magnetic field, and now we have to put weight on the other side to again balance it. But if the substance is diamagnetic then it is repelled by external magnetic field, and now in this case to again balance the GOE balance we have to remove the weight from the other side, and we can easily measure the weight which is added or removed. फिर हमें फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे किसी के कंपैरिजन में बच्चे, कि उसकी ज्यादा या कम। तो अब हम इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। तो ये इसका क्या था, वर्किंग थी या प्रिंसिपल था जो हम बोल सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या करते हैं, मेजर। तो ये डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, 6-7 पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे हम इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। It is based on the principle that the magnetic field exerted on the sample when placed in external magnetic field varies directly as its mass. तो ये तो हमने बोला था कि जैसे ही हमने उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो क्या हुआ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एग्जर्ट हो रही थी, आइदर वो अट्रैक्शन की फॉर्म में या रिपल्सन की फॉर्म में, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली एज इट्स मास। जो उसका मास के अंदर चेंज आ रहा था उसके ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। अट्रैक्ट हो रहा था तो भी मास में चेंज आ रहा था, अगर वो रिपेल हो रहा था तो भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अगर ज्यादा अट्रैक्ट होगा या ज्यादा रिपेल होता तो मेरे पास ज्यादा मास ऐड करना पड़ता या ज्यादा मास रिमूव करना पड़ता। तो ये प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले क्या बोला था, जो हमने ये सिलेंडर बनाया था इस तरीके से गोए, तो ये एक ऐसा बना के आप एक दिखा सकते हो कि इस तरीके से ये आपने बना दिया कि इधर वेट रखने के लिए, ये वेट रखे हम लोगों ने इसके ऊपर, और यहां पर इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग दिखाते हैं इस तरीके से ट्यूब करके, सैंपल ट्यूब करके, और यहां पर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक बैलेंस बना सकते हो कि आप ये गोए बैलेंस है हमारे पास। तो क्या बोला, द सब्सटेंस इज टेकन इन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब विच इज सस्पेंडेड ऑन द वन आर्म ऑफ ए माइक्रो बैलेंस सच दैट इट लाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कि एक बैलेंस जो एक काम थी उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये ट्यूब लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब हमने लगा दी, और ये किस पे लाई कर रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रीजन के अंदर क्या करेगी, लाई करेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाई करेगी। फिर क्या बोला, द सिलेंडर इज काउंटर बैलेंस बाय पुटिंग वेट ऑन द अदर पेन ऑफ द माइक्रो बैलेंस। हमने इसके वेट को, जो ट्यूब का कुछ वेट होगा, तो हमने इसको क्या किया, काउंटर बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पे सैंपल डाल के दूसरी साइड क्या करके वेट रखे। The cylinder is counterbalanced by putting weight on the other pen. फिर क्या बोला, now on switching on the external magnetic field, the cylinder is drawn towards the field or pushed away from it. कह रहा है कि या अट्रैक्टेड टू, ड्रान की जगह हम एक वर्ड और लिख सकते हैं कि अट्रैक्टेड, कि जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, कि जो हमारा सिलेंडर था क्या, तो इस सिलेंडर के अंदर हमने सैंपल रखा है बच्चे, ये ऑलरेडी यहां पे लिखा है द सब्सटेंस इज टेकन इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, लेके फिर हमने बैलेंस किया हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्विच किया, द सिलेंडर इज ड्रॉन या अट्रैक्टेड टुवर्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम इट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डाया। कि पैरा तो अट्रैक्ट, डायमैग्नेटिक होता तो रिपेल होना था। फिर क्या बोला, नाउ आइदर वी हैव टू ऐड वेट, अगर वो अट्रैक्ट होता तो हमें क्या करना पड़ता, वी हैव टू अट्रैक्ट, वेट हो गया तो हमें वेट ऐड करना पड़ता, और आइदर वी हैव टू रिमूव वेट इन ऑर्डर टू रिस्टोर द बैलेंस। तो वापस से बैलेंस को हमें रिस्टोर करने के लिए जो हमने केस बनाए थे वो डायग्राम था कि वी हैव टू रिस्टोर द बैलेंस। सो इन बोथ द केस द चेंज इन मास इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो कह रहा है कि अभी जो मास चेंज हो रहा था वो बता रहा था कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट हो रही है वो कैसी है,
देखो वहां पे हमने बोला था कि जो चेंज इन मास से मैं बता सकता हूं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो हम बता सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बता रही। पहला वो बता रहा है हमारे पास कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, ज्यादा हो रही है कम, अट्रैक्शन ज्यादा तो ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो ज्यादा। तो जो चेंज इन मास है वो डायरेक्टली बताता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्सर्ट हो रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या हो रही है, एक्सर्ट हो रही है। वो डायरेक्टली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नहीं बताता। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था, वो तो कैपेसिटी था उसकी मैग्नेटाइज्ड होने की, कितनी कैपेसिटी तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है। तो बोला कि इसका जो रिलेशन होगा चेंज इन मास से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ वो क्या होता है, डेल्टा एम जी इक्वल्स टू 1/h, ये जाई माइनस जाई ए एच स्क्वायर। तो ये डेल्टा एम क्या, चेंज इन मास, चेंज इन मास कि जब हमने वो कंपाउंड लिया तो कितना हमने वेट ऐड किया और रिमूव किया। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब हम रखेंगे तो ग्रेविटी तो नीचे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दिस इज इक्वल्स टू 1.2। ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये हमें पता ही नहीं है, ये हमें मेजर करनी है एक्चुअली। और ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर। क्यों, एयर तो ऑलरेडी थी, अगर हमने खाली टेस्ट ट्यूब लिए उसमें एयर फिलअप कर देते तो वो अट्रैक्ट हो रही है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि जब आपने कंपाउंड डाला तो उसके ऊपर ऐसा तो नहीं कंप्लीटली फिर उसमें कुछ एयर तो होगी, तो क्या उस एयर की वजह से भी अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, तो उसको माइनस कर देते ताकि एरर के चांस क्या हो जाए, कम। क्या पता एयर रिपेल होती हो तो फिर जो अट्रैक्शन होनी थी उससे कम होगी, या एयर अट्रैक्ट होती तो रिपल्सन होनी थी वो क्या मिलेगी, एक्चुअली कम मिलेगी। तो हम एयर का जो फैक्टर है रिमूव कर देते हैं इनटू क्या, ए, एरिया इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ स्पेसिमेन। कितना एरिया ऑफ हमारा क्रॉस सेक्शन है, और एच ये क्या थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है बच्चे, स्ट्रेंथ। अब देखो अगर हमारे पास ये हमें पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर हमें मालूम है, ए भी पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसकी ट्यूब का एरिया जो एरिया था हम लोगों ने कितना लिए वो भी मालूम है हमें सैंपल, एच भी हमें पता है क्योंकि हम अप्लाई करें, जी भी पता है, और जो मास चेंज करें वो भी तो हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें सभी सब्सटेंस के लिए क्या क्या चाहिए, जी का पता होना चाहिए था, यहां पर ए का पता होना चाहिए था और एच का। तो हम जनरली क्या करते हैं, इनको अगर हम इनको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा कि भाई वाटर का इतना है तो वाटर के रिस्पेक्ट में उसका कितना हो गया। तो जनरली हम यहां पे लिखते हैं वी जनरली टेक वाटर एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड सब्सटेंस फॉर रेफरेंस इन ऑर्डर टू अवॉइड ए, एच एंड जी। इन तीनों से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं बच्चे, हम एक वाटर लेते हैं। तो क्या हुआ देखो सॉरी, कि अगर हमारा सब्सटेंस डाला था तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता AH²। अगर हमने वाटर लिखा तो हमारे पास वाटर के साथ ही आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं एक दूसरे से तो जी से जी कैंसिल हो गया, मेरे पास 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, सब्सटेंस इनटू एयर, ये वाटर की और एयर की। अब हमें पता है वाटर की मैग्नेटिक वी नो, हमें ये ऑलरेडी मालूम है एयर की। अब हम हमारा स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का वाटर का भी हमें पता है कितनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो अब हमें इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वाटर का भी मालूम है, ये भी हमें ऑलरेडी मालूम है, अभी इसका डिटेल टेबल है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हमें क्या पता, देखो चेंज इन मास ऑफ सब्सटेंस ऑलरेडी मालूम है, ये डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। चेंज इन मास ऑफ वाटर ये भी हमें पता होता है, तभी तो हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जब वाटर लिया था तो कितना मास चेंज आ रहा है ये भी हमें मालूम है। ये भी एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाटर भी पता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर भी पता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंपाउंड। क्योंकि अगर मैंने फील्ड को इंक्रीज किया, स्ट्रेंथ को कम किया, तो मेरे को बार बार वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा यहां पर। तो अब उससे बचने के लिए फील्ड आपने कम लगाई है, ज्यादा लगाई है, तो आप वो देखोगे कि वाटर के साथ कैसा इफेक्ट आ रहा था उसका, तो वैल्यू पुटअप करोगे और वहां पे हो ये डायरेक्ट मास जो चेंज है वो हम देख ही सकते हैं कि उस फील्ड के अंदर जब कम या ज्यादा थी तो कितना मास आपने ऐड या रिमूव किया था। तो इन दिस वे फाइनली वी कैन कैलकुलेट एक्स डेल्टा एस बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स ए, एक्स डब्ल्यू एंड चेंज इन मास, ये तीनों करके। तो ये हमारे पास था गोए मेथड, जिसके अंदर हम गोए बैलेंस लेके हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं। अगर हम बोलें कि डायरेक्ट चेंज इन मास, ये बताता है कितनी एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई हो रही है, ये डायरेक्ट नहीं बताता। ये रिलेशन है जिससे हमें एग्जैक्ट रिलेशन पता चलता है मैग्नेटिक चेंज इन मास का और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का बच्चे।
अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, देखो हमने मेजर कर ली, फिर हमारे पास एक डायपोल मोमेंट आता है। डायपोल मोमेंट हम निकालते हैं कि म्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इंटू n प्लस 2। तो क्या हो रहा है हमारे पास कि इसका रिलेशन क्या होगा डायपोल मोमेंट के साथ, और उसका डायपोल मोमेंट का क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब हम देखते हैं डायरेक्ट दो छोटे छोटे रिलेशन है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या रिलेशन है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास आता था रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को म्यू एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर हमने बोला, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिटरमाइंड, हम जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिटरमाइन, कैसे पता करते हैं। तो क्या बोला, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमने बात की थी, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास क्या होते थे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी एटम, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या तो एटम से, सभी एटम से बने, एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इन सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे कैसा बिहेव करेंगे, टाइनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और जो सभी टाइनी मैग्नेट्स होंगे उन सभी का क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमें पता है जो भी मैग्नेट होगी तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, उसको हम बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये मैग्नेट की तरह काम करेंगे, और मैग्नेट है तो उसकी क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और ये मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हम कैसे बताते हैं कि म्यू एम इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, और n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या मिलेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा बच्चे। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, देख इसको निकालना चाहती तो फॉर्मूला निकाल दीजिए। फॉर्मूला हमने बाद में निकाला कि मैग्नेटिक मोमेंट का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर रिलेटेड बाय, कैसे रिलेटेड होगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास बच्चे यहाँ पर कि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू n इज एवोगाड्रो नंबर, म्यू एम स्क्वायर, ये हम म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं, 3kT, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, T क्या है यहां पर टेम्परेचर, एंड अल्फा एम एंड एवोगाड्रो नंबर हो गया। ये क्या डायमैग्नेटिक मोलर ससेप्टिबिलिटी। जनरली ये इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये जब हम मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और इसको हम क्या कर देते हैं दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू एन म्यू स्क्वायर, ये म्यू एम स्क्वायर अपॉन 3kT। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की और मैग्नेटिक मोमेंट का। एक चीज ध्यान देनी बच्चे, अगर हमने यहां पे लिख दिया मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी m लगा देंगे तो हमें पता था कि दिस इज इक्वल्स टू n इंटू m। तो अब यहां पर इसी के साथ इस फॉर्मूले की अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो xm इज इक्वल्स टू n इंटू म्यू एम स्क्वायर अपॉन 3 इंटू के। ये स्मॉल के है, कापा भी नहीं है, ये कैपिटल के भी नहीं, क्योंकि कैपिटल के या हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसके अंदर एक m से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो मोलर मास होता है। तो हमने ये रिलेशन देखा। तो अब हमें पता है कि सेकंड ये जो म्यू एम क्या था मैग्नेटिक मोमेंट था किसी भी मैग्नेट का, और इसका ये क्या होता है, ये इस रिलेशन से होता है n इंटू n प्लस 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो अब एक और रिलेशनशिप आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। भाई इनके बीच में बताओ क्या रिलेशन होगा। तो हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू n म्यू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3kT, ये रिलेशन है। एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू एम यहां पर क्या लिख देंगे, म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n इंटू 3kT n इंटू n प्लस 2, और ये हमारे पास आ गया रिलेशन बच्चे। तो एक रिलेशन पूछ लेता है कि क्या रिलेशन होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डायपोल मोमेंट के साथ, तो हम ऐसा दिखा देंगे। या वो दूसरा पूछ सकता था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का किसके साथ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये।
और हमें ये तो लिखना ही पड़ेगा, 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी और हमें बताना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये इस तरीके से। तो ये था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसके बाद हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी से। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, की पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। क्योंकि हमने देख लिया था एक अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक रिपेल होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब उसका रीजन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि क्यों इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है और क्यों डायमैग्नेटिक में नहीं। तो हम पहले कर लेते हैं थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है।